न्यूज अपडेट के साथ आप देख रहे हैं स्लोबर टीवी। शामिल करते हैं आज की ताज़ा खबर। हमारे साथ रहें, स्लोबर टीवी को देखते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना या रसूलल्लाह। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट M.A. खोखर। सरदार आलमगीर साहब हैं मेरे साथ। दूसरे मेरे मेहमान हैं जनाब राना इमरान साहब, जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न में भी अपनी खिदमत अंजाम सर दे चुके हैं। नाज़रीन, आज इन दोनों से बात करते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल और हुकूमत कौन बनाएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब सरदार आलमगीर साहब। वालेकुम सलाम सर। सरदार साहब, ये क्या तमाशा हो रहा है जी? आपकी रियासत पाकिस्तान में 2024 इलेक्शन हुआ, उसमें जीतने वाले कोई और थे, हारने वाले कोई और थे, हुकूमत बनाने वाले कोई और हैं। ये आपके पाकिस्तान का कोई नया आइन मुरतब कर दिया गया जी? ये शॉर्ट सा जवाब। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। ये एक तो सिलेक्शन थी और दूसरा आइन तो खैर ख़त्म हो गया। ये मतलब प्राइवेट लिमिटेड फर्म है एक, उसकी जो मैनेजमेंट है वो सिलेक्ट करती है लोगों को, कौन कौन सा बंदा जो है मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, कौन सा डायरेक्टर होगा, कहाँ पर डायरेक्टर होगा। तो ये इस किस्म का, यानी ये एक फर्म की आप कह लें कि जो कहते हैं ना आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम एक होता है जब फर्म रजिस्टर करवाते हैं। तो ये मुल्क जो है वो आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम के तहत चल रहा है और वो आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम जो है वो हमारी फौज का है जिसके ऊपर ये मुल्क चल रहा है। वो सिलेक्ट कर रहे हैं लोगों को कि ये यहाँ पे ठीक है, ये यहाँ पे ठीक है, ये यहाँ पे ठीक है। तो बस यही हो रहा है और इतना सारा पैसा जो अवाम का ज़ाया किया गया है, ये सिर्फ लोगों के या दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया गया। राना साहब, आपको याद, आलमगीर साहब आपको याद होगा एक दफ़ा मेरे प्रोग्राम में आप आए थे और मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि हम दोनों मिलके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी रिक्वेस्ट करते हैं और चीफ जस्टिस साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने जिसको वज़ीर आज़म बनाना है बना दें, मगर कौम का बजट ज़ाया ना करे। ये जो 50 अरब रुपया पाकिस्तानी अवाम का टैक्स का पैसा ज़ाया किया है, खामखा की कौम की एक्सरसाइज करवाई है, और जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जा रहा है, जिस तरह वज़ीर आला पंजाब बन चुकी हैं मुहतरमा मरियम नवाज साहबा, क्या कौम को ये काबिल कबूल होगा? सर, पहली बात तो ये है कि बनाने वालों को ये सोचना चाहिए कि जिनको वो बना रहे हैं वो अपनी ज़ाती हैसियत से अवाम से रिजेक्ट हो चुके हैं। इवन इस वोटिंग में, ये जो वोटिंग करवाई गई जिसमें 50 अरब रुपया लगाया गया, इसमें अवाम ने उनको दुत्कार दिया और वो हार चुके हैं सारे। क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब, क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब, क्या मरियम नवाज, क्या हमजा नवाज, क्या जितने हैं ये सारे हार चुके हैं। और ये हारे हुए लोगों को अगर आप मुसल्लत करेंगे तो इस मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। जो हो रहा है आपके सामने है। ये अवाम जो है वो, अगर अब तो मैं समझता हूँ कि अगर अवाम अब भी ना निकली तो फिर वो कूफे वाली बात, या जो कहा जाता है कि कूफे के लोगों को पता था कि हक पे कौन है, उसके बावजूद वो देखते रहे शायद अल्लाह ठीक करेगा। कौमें अपना जो है ना, जब तक खुद बाहर नहीं आती तब तक उनके हालात तब्दील नहीं होते। तो एक ये जो है ना खून रेजी की तरफ जा रहा है मुल्क। हमारे मुल्क में अगर आप समझें कि हमारा मुल्क जो है वो बाकी मुल्कों से मुख्तलिफ है। हमारे हर घर में, हर यानी गाँव में असला भी मौजूद है और पागल लोग भी मौजूद हैं, और इन्होंने अपनी आपको तक़वियत देने के लिए लोगों को तालीम नहीं दी, और उस तालीम के ना होने का नुकसान जो है वो खून रेजी की शक्ल में सामने आने वाला है, जो मेरा अपना आइडिया है। अल्लाह ताला इस कौम को और इस मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जी जनाब राना इमरान साहब, जी आपकी तरफ आता हूँ। कौन बचाएगा पाकिस्तान? आपके इल्म में क्या हो रहा है पाकिस्तान में? ये जो इलेक्शन हुआ है और हुकूमतें बनती जा रही हैं, क्या पाकिस्तान का कोई अच्छा मुस्तकबिल नजर आता है आपको? देखिए खोकर साहब, आलमगीर साहब ने बड़ी तफसीली और मुख्तसर बहुत अच्छा आपको जवाब दिया और तस्वीर कशी की है। इसकी दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी चाहिए कि आप एक जो बैक वे पे थोड़ा सा चले गए तो हम एक महकूम कौम में से थे।
अंग्रेज जब इधर आया था तो अंग्रेज ने अपने लिए कानून बनाए थे, और वो कानून बनाए थे अपनी सहूलत के लिए और एक महफूज काम के लिए बनाए थे। उसमें दो बातें आगे चल के आएंगे, लेकिन पहली बात यह है कि जब तक आप इस कानून को नहीं बदलेंगे जो एक महकूम कौम के लिए है, और जो कि मौजूदा लोगों को बमाए फौज के, बमाए ये सियासतदानों के, जागीरदारों के, इन सबको सूट करता है ये कि इस कौम को महकूम ही रखा जाए। यहाँ सिलेक्शन होती है, वोटिंग नहीं होती है। वोटिंग तो सिर्फ ये एक यूं समझ लें कि सर्कस है। पैसा खाना है तो सर्कस लगाते हैं, तो उसमें पैसा कमाया जाता है। इसमें अगर आप 75 या 70 अरब रुपया इस दफा भी लगाया गया है, तो इसमें से 50 अरब तो खाया गया। आप जब तक कानून वो अंग्रेजों का कानून नहीं बदलेंगे, ना आपके चीफ जस्टिस साहब कोई अच्छे फैसले कर सकेंगे, ना आपके आर्मी चीफ का कोई कर सकेंगे, और ना ही सियासतदान कर सकेंगे। ये सिलेक्शन है, जो पैसा देता है उसको ये ऊपर बैठा देते हैं। मुल्क का किसी को कोई वो नहीं है। आज जो दुश्मन कहते थे, जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब भी थे और दीगर लोग भी थे कि पाकिस्तान गलत बन रहा है, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के वालिद ने कहा था कि हम इस गुनाह में शामिल नहीं है। वो ठीक कहते थे। आज उनको कंफर्म कर दिया आज के लोग, हुक्मरानों ने और जिम्मेदारों ने, आपने और मैंने नहीं। आप और मैं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। हम जैसे काफी सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हम महकूम कौम के हैं, हम आजाद नहीं हैं। जब तक हम आजाद नहीं होंगे तो आजाद ना माशरा हमारा हो सकेगा और ना ही आजाद हुकूमतें बन सकेंगी। ये इसकी सूरत हाल। राणा साहब अंग्रेज ने हुकूमत बनाया, अंग्रेज ने कानून बनाया था अपने मफाद के लिए। अंग्रेज तो छोड़ के चला गया। अब जो कानून बनाने वाले हैं वो ना तो अंग्रेज थे जी, और मेरा ख्याल है इन्होंने अंग्रेज के कानून को अडॉप्ट किया या कि अपना कानून बनाया हुआ है। इन्होंने भी अंग्रेज जैसा ही कानून बना दिया है। इस 25 करोड़ आवाम का क्या कसूर है? मदर लॉ तो वही है अंग्रेज का, जिसमें डीसी, कमिश्नर्स और ये लोग वो थे जो इन्होंने सेंटर के लोग रखे थे। अंग्रेज चाहते थे कि हम तक ना पहुंचे। अब आप ये देखें कि अभी तक हम, हमारी जुडिशरी, हमारी हुकूमतें, ये आइन एक मजाक है। आइन को ना आप कोई अहमियत दें, आइन की कोई अहमियत नहीं है। जो डिक्टेटर आता है उसमें अमेंडमेंट कर देता है, वो फर्क फेंक देता है। आप मुझे ये बताएं, आइन के तहत जो सत्तर ने आइन बनाया, जिसमें सब बड़ा फख्र करती हैं पुरानी जमातें, क्या उस पर खुद अमल करते हैं? मैं अगर आप थोड़ी भी डालें कि क्या ये उस पर अमल दरामद कर रही है ये मौजूदा सियासतदान भी? जी बिल्कुल सही फरमाया राणा साहब। राणा साहब मुझे ये बताएं कि इस वक्त पूरी दुनिया हमें देख रही है जी। पाकिस्तान में ना कोई कानून है, ना कोई असूल है, ना कोई लॉ है, ना कोई सिस्टम है, ना कोई निजाम है। क्या कानून बनाने वाले या हुकूमतें बनाने वाले, उनको जरा सी भी शर्म नहीं आती कि दुनिया हमारी तरफ देख के क्या सोच रही होगी? देखें खोकर साहब, ये शर्म, हया और ये गैरतमंद लोगों के लिए होती हैं। दीन, अमान, रुपया, पैसा, ताकत। आप यहाँ कैसी ताकतवर है, आपके आर्मी जर्नल ताकतवर है, आपके जजेस ताकतवर है, आपके जागीरदार ताकतवर। यहाँ पे तो ये मस्ती करने आते हैं, बाकी तो सब कुछ इनका सिस्टम यूरोप में है। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ कि मैं उस टाइम, पुरानी बात है लेकिन मैं आपको याद कराता हूँ। एक वो चल रही थी, अशाइया था मैरियट में। मुशर्रफ दौर की बात है, ये शौकत अजीज साहब आए थे। मैं क्योंकि वहां मौजूद था, कभी उस पर कुछ जाहिर हमारी ड्यूटी आपको पता ही है, साफी हर जगह मौजूद होते हैं। तो
पता था तो एक उनके दोस्त से शौकत अजीज साहब के, वो उनसे पूछ रहे यार कि पैसा बाहर कम था जो तू इधर आए हो, तो पता अच्छा। तुम्हें क्या तो तुमका पैसा तो मेरे पास बहुत है, ऐसी जगह नहीं है वहां पे। जो ताकत यहाँ है वो यहाँ पर है। इसी तरह एक मरतबा बेनजीर का साहिबा का इंटरव्यू चल रहा था इंग्लैंड से, तो वो कहती है कि यहाँ तो हमें बच्चों की फीसें भी लाइन में लग के खुद जाकर जमा करानी पड़ती है, पानी भी खुद पीना पड़ता है, पाकिस्तान में तो हम ऐसा नहीं करते। तो आप इसकी मेंटालिटी देखें ना। अभी राणा साहब, सॉरी राणा साहब मेरा एक छोटा सा सवाल और ले लें, उसके बाद सरदार आलमगीर की तरफ जाते हैं। जी जी। क्या दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जिसका निजाम पाकिस्तान से बदतर है? कोई एक मुल्क? ये बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं कल एक जगह बैठा था, वहां पे भी ऐसी कोई बात हुई थी कि भाई पाकिस्तान में इतनी महंगाई क्यों है। आप बिलीव करेंगे पाकिस्तान इस टाइम दुनिया का महंगा तरीन मुल्क है। बिजली और गैस तो आप दुनिया में कहीं भी इतनी महंगी नहीं है जितनी यहाँ पर है, और इससे बदतर कोई मुल्क नहीं है इस टाइम। इथियोपिया सबसे लोएस्ट आप समझते हैं कि इथियोपिया है। इथियोपिया का पैसा आपसे हाई है। आपकी करेंसी इस टाइम दुनिया की गलीज तरीन करेंसी बनी हुई है। मैं सॉरी गलत अल्फाज का बात भी कर रहा हूँ, लेकिन एक गुस्सा आता है ना इंसान नहीं, आप के सही अंदर। फरमा रहे हैं, आप सही फरमा रहे हैं। अब तो हमें भी अपनी इकोनॉमी देख के, अपनी करेंसी को देख के शर्म आनी शुरू हो गई है। आज मगर हुकूमत बनाने वाले, निजाम को चलाने वाले, उनको उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। वो अपनी रवायती निजाम, रवायती सिस्टम को दंदना के चला रहे हैं। उनको कोई परवाह नहीं है कि दुनिया हमारे ऊपर कैसे कैसे तबसरे कर रही है। वो सिर्फ अपना माल बनाने के लिए, अपनी हुकूमतें कायम करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। जमीन आसमान को एक किया हुआ उन्होंने। अवाम चाहे बाढ़ में, 25 करोड़ अवाम का जो वोट कास्ट हुआ है उसकी आज कोई वक़्त नहीं रही। नहीं, आज वोट को इज्जत देने वालों को कोई ख्याल नहीं आया कि इस वोट का तकद्दुस कैसे पामाल किया जा रहा है। जी, आप पामाली की बात कर रहे हैं वोट की, क्या मजीद गिनती हो रही है? मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि पीटीआई की जीती हुई 10 सीटें और लूज हो रही हैं रिकाउंटिंग में। ये 2-4 दिन में आपके सामने आ जाएगा मजीद इनको, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग वोट चाहिए, तो उसके लिए मजीद 10-12 सीटें पीटीआई की कम करने जा रहे हैं इस टाइम। ये मेरे को इंफॉर्मेशन है सर। वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया, इंटरनेशनल मीडिया ने देख लिया, पाकिस्तानी मीडिया ने देख लिया। सोशल मीडिया पे नित नए नए इनके कारनामे पकड़े जा रहे हैं और सामने आ रहे हैं। लेकिन बात वही है कि गैरत उनको आती है जिनको गैरत होती है, शर्म उनको आती है जो शर्मिंदा होते हैं, जो शर्मसार हो सकते। तो गुजारिश ये है कि 70 साल से, मेरी भी इस वक्त 60 साल उम्र हो गई है, जब से मैं इस मुल्क का निज़ाम देख रहा हूँ हमेशा इसी तरह होता आ रहा है। और ना जाने इस पाकिस्तान के मुकद्दर में लिखा क्या है, जो पाकिस्तान में ऐसे लोगों को मुसल्लत किया जाता है और फिर पूरी कौम जो है वो मिल के जनाब वो अपना जो वो टन्योर पूरा करते हैं और कर्ब की ज़िंदगी से गुजरते हैं। इसका वही बात मैं इत्तेफाक करता हूँ जनाब आलमगीर साहब के साथ कि इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। आलमगीर साहब, आपके ख्याल में क्या बनेगा पाकिस्तान? ब्लडशेड। क्या ऐसा जवाब है, ब्लडशेड आएगा जी, खूनरेजी होगी। ये तो कोई हल नहीं है इसका नहीं, हल भी यही है। ये भी आपको ये सब सही फरमा रहे हैं कि ब्लड शेड जो है यही है इसका हल। तो क्या ये जानबूझ के लाया जा रहा है? जी बिल्कुल जानबूझ के लाया जा रहा है। इंटरनेशनल, ये बेसिकली इंटरनेशनल गेम है कि पहले आपको इतना कमजोर कर दिया जाए माली हिसाब से कि आप खड़े ना हो सके, फिर आपको आपकी आर्मी के साथ लड़ाया जाए और आपकी आर्मी के साथ या आपकी फौज के साथ आपके दरमियान में दीवार खड़ी की जाए और फिर उसके बाद इस मुल्क के 4 टुकड़े किए जाएं। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल गेम है, इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो इजराइल है, फिर अमेरिका है और उनके साथ साथ इंडिया है और फिर कुछ अरेबिक ममालिक भी हैं।
जो इस गेम को खेल रहे हैं। और फिर आखिर में आपको आपके जो असासे हैं, एटमी असासे, ये कंप्रोमाइज करने की तरफ ले जाया जाएगा, जिसे आप कह सकते हैं कि बेल आउट प्लान दिया जाएगा कि आप ये असासे हमें दे दें, इसके अगेंस्ट हम आपको इतने पैसे देते हैं, आप अपने मुल्क को खड़ा कर लें, लेकिन ये हमारी इजाज़त से चल सकेंगे। फिर जिस तरह आपको कोड जो आपके पास आप इस वक्त आपके पास आप वो मुल्क हैं जिन जो कोड दे के अपना एटम बम नहीं चला सकते, आपके पास अपनी इख्तियारात हैं, फिर आपके इख्तियारात छीन लिए जाएंगे, आपको वो कोड देना पड़ेगा अमेरिका को, उसको चलाने के लिए इजाज़त होगी। तो जिस तरह आज हमारे पास जो जनरल्स आते हैं वो अमेरिका की मर्जी से आते हैं, इसी तरह हमारा एटम बम भी जो है वो अमेरिका की मर्जी से ही चलेगा। तो ये हमें उस तरफ ले जाया जा रहा है। और फिर इसके लिए सबसे बड़ी जो गेम की जा रही है वो ये है कि इस मुल्क के अवाम को इस कदर यानी पूरे बदहाल कर दिया जाए कि अवाम भी उठने के काबिल ना रहे। तो जब ये इन हालात में पहुंचेंगे आप, अभी आप देख लें, मैं थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, अभी लोगों को 70-70 हज़ार रुपया गैस का बिल आ रहा है। बंदा पूछे इनसे कि यार अल्लाह के बंदो कि गैस कम में क्या कोई यहाँ पे एटमी रिएक्टर लगा लिया कि इतना बिल दे रहे हो। तो ये अवाम को बेसिकली उस तरफ लाया जा रहा है कि जब कहते हैं ना तंग आमद बजंग आमद, कि लोग आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि इस वक्त हर घर में तकरीबन हर घर में असला मौजूद है और लाइसेंस है। तो लोग जो है वो डकैतियाँ भी बढ़ेंगी, चोरियाँ भी बढ़ी हैं, अभी भी बढ़ी हैं, आपके सामने बढ़ी हैं, तो ये मज़ीद बढ़ेंगी। और इस बढ़ने के बाद यही होगा, जिस तरह पुलिस लोगों के घरों में घुस रही है बगैर वारंट्स के, बगैर इंफॉर्मेशन के, तो कल को जो लोग हैं जो गैरतमंद है वो तो गोली मारेगा। सर PTI के एक लीडर ने भी कहा कि मेरे घर में आया तो मैं तो गोली मारूंगा बगैर वारंट के। तो ये चीज़ें जो है ये बढ़ती जा रही हैं और आने वाला वक्त जो है वो खून रेजी की तरफ जा रहा है। और इस मुल्क को इंटरनेशनल ताकतें चाहती हैं कि ये मुल्क खून रेजी की तरफ जाए और उसको आस्ता आस्ता बढ़ाया जा रहा है। पहले इस मुल्क के लोगों को मारा गया और ये जो पपेट्स बैठे हुए हैं ये खामोश रहे, ड्रोन के तहत मारा गया। या देखे ना, आप ऐसी जगह पे बैठे हैं, आपके साथ ईरान है, वहां पे तकरीबकारी नहीं होती, आपके साथ अफगानिस्तान है, वहां पे तकरीबकारी नहीं होती, आपके साथ चाइना है, वहां पे तकरीबकारी नहीं होती, आपके साथ इंडिया है, वहां पे तकरीबकारी नहीं होती। आपको दुनिया में कहा जाता है कि जी आपकी एजेंसी जो है नंबर वन एजेंसी है, और आपके मुल्क में धमाके होते हैं। क्यों? यही मुल्क रह गया है जो है टेक्निकली जो है वो करने के लिए। ये सारा कुछ आपके सामने है, ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है, लोग पागल नहीं है, लोग देख रहे हैं कि हमने बहुत प्यार करते हैं अपनी एजेंसियों से, अपने मुल्क से, लेकिन अगर हमारे मुल्क में और हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है, अगर वो हमें अंदर नहीं सेफ कर सकती तो बाहर क्या सेफ करेगी। और इस वक्त ये हालत है, अगर आप देख रहे हैं कि यार एक रिगिंग हो रही है, आपके सामने है सारा कुछ, फॉर्म 45 आपके सामने आ गए हैं, अगर आप अभी भी खामोश हैं तो फिर वो जो एक पागल जिसे आप नशई कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि वो इस काबिल नहीं है कि उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, तो उसने बताया था कि न्यूट्रल तो वो होते हैं जो जानवर होते हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता। आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, आपके मुल्क में इतना कुछ हो गया, आपके सामने अवाम ने एक फैसला दिया है। अगर आप जमहूरियत को जमहूरियत कहते हैं तो जमहूर के साथ चले ना, जिसको जमहूर ने फैसला दिया उसको लेके आए। वो अगर ना चला सका तो यही अवाम उठा के बाहर फेंकेगी। आप अभी भी पिक एंड चूज कर रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैं बादशाह हूं। तो सर बादशाह तो सिर्फ अल्लाह है, और मौत और जिंदगी जो है वो उसके हाथ में है। कोई किसी को ना मार सकता है, ना कोई किसी से इज्जत ले सकता है। तो ये चीजें जो है ये आखिर में आके आप जा रहे हैं खून रेजी की तरफ। जब लोगों के बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी, जब लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ा सकेंगे, जब अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकेंगे, तो डकैतियां करेंगे। डकैतियां नहीं करेंगे तो बाहर आ जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे। सड़कों पे आएंगे, आप उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो फिर भाईजान जिस तरह आप असला चलाएंगे उधर से भी असला ही चलेगा। आप अब बहुत करीब हैं उस डिजास्टर के जो आने वाला है। और आप अगर ये समझ रहे हैं कि आपकी 6.5 लाख फौज है तो आप अपनी असले के जोर पे फौज को अवाम को रोक लेंगे, तो नहीं, आप नहीं रोक सकते। अवाम जो है वो 25 करोड़ से ज्यादा अवाम है, और आने वाले वक्त में ये 25 करोड़ 50 करोड़ होने जा रही है। जी बहुत शुक्रिया सरदार साहब, बहुत शुक्रिया। मैं राना इमरान साहब की तरफ जाता हूं, टाइम की कमी की वजह से आखिरी सवाल इनको देते हैं, इनसे जवाब लेते हैं। राना साहब मुझे सुन रहे हैं आप? जी सुन रहे, जी हुक्म करें। राना साहब, जो पाकिस्तान के आज हालात बन चुके हैं, अगर यही पाकिस्तान बनना था तो बाबा कायद ने यह पाकिस्तान क्यों बनाया था? अगर पाकिस्तान बन गया था तो 7 लाख दुनिया की मजबूत तरीन फौज हमने क्यों बनाई थी? अगर 7 लाख फौज हमने मजबूत तरीन बनाकर
पाकिस्तान का यही सत्यानाश करना था, तो फिर हमने क्या खोया क्या पाया? देखें खोकर साहब, बात मेरी भी थोड़ी इनके साथ ये अटैच होगी अपने सरदार साहब के साथ। आपका पहला सवाल है कि पाकिस्तान क्यों बनाया कायदे के अंदर। तो अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री पे नजर मारें, तो नजर डालें, हिस्ट्री पे पढ़ें, तो मैं ये समझता हूँ कि कायद आज़म साहब ने ये मुल्क नहीं बनाया था। ये आप क्योंकि आप रियलिटी को डिनाई नहीं कर सकते। आपने अगर माशरती इल्म में जो वो पढ़ा है, जो इन्होंने पढ़ाया, तो आप उसको एक तरफ कर दें और रियलिटी पे आ जाएं। रियलिटी ये है कि इसको बनाने में भी अंग्रेजों का हाथ था। क्यों आता? तो वो बरसगीर की एक पावर को तोड़ना चाहते थे, वो उन्होंने पावर तोड़ दी। उसी दौरान उन्होंने खिलाफत जो थी तुर्की की वो भी तोड़ी और ये उसको खत्म किया। दूसरी बात अब आ जाती है कि फौज क्यों 7 लाख। देखिए, जो अभी आपके सामने इराक, शाम और एक दो इस्लामी मुल्क है जहाँ पे फौज बड़ी स्ट्रांग थी, उन्होंने वहां पे दुबई के अंबार खड़े कर दिए हैं अमेरिका ने। अब पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है ना, देखें, अगर जब ये ले आए थे, अभी बड़ी आलमगीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, वो जैसा भी लेकर आए थे ले आए थे। पहली बात होती कि नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म नहीं करना चाहिए था, उसके 5 साल पूरे कर देते थे। फिर अगर आप इमरान साहब को ले आए हैं, तो इमरान खान की हुकूमत को 5 साल पूरे करते देने थे, तो वो नहीं कर सकते, तो वो पिट जाते हैं वहां में। बिल्कुल सही कह रहे हैं सरदार साहब, लेकिन इन्होंने इमरान को सेव किया, इन्होंने नहीं किया। ये बाहर के यूदो नसारा ने किया उनको सेव। ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि थोड़ा सा आगे जाके देखनी पड़ेगा इन चीजों को। अमेरिका ने उसकी हुकूमत खत्म करके, अगर वो चाहता कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहा दी जाएं 16 महीनों में, जो नवाज शरीफ की पीडीएम की हुकूमत आई थी, तो वो 5-10 अरब रुपए ऐसे ही दे देता, डॉलर दे देता कि जो आप खान पर रिलीफ दो। लेकिन नहीं, उसने रिलीफ नहीं दी, क्योंकि उसके मुकासद कुछ और थे। फौज मजबूत होती है अवाम से। उन्होंने ऐसी प्लानिंग की कि अवाम और फौज का रिश्ता कमजोर किया। इस सारे सिनेरियो का नुकसान हुआ है वो फौज का हुआ। फौज को शायद ये बात नहीं हो रही है, आज नहीं हो रही तो कल जरूर होगी। तो फौज कमजोर हो गई है। आज देखने हर बच्चा, हर बंदा फौज के सामने खड़ा है, उसके पास पावर है, गन है उसके पास, कोई मसला नहीं है। लेकिन आज जब आप देखेंगे जो अभी जो कुछ हुआ है, पीटीआई को इतना वोट पड़ा है और ये यंगेस्ट ने वोट दिया, आगे भी 3-4 करोड़ अगले साल फिर इंटर हो जाएगा यंग वोट। क्यों लाएंगे आप? वहां खड़े हैं। इमरान खान 70 साल की एज हो गई है, लेकिन वो जब इमरान खान का नाम आता है तो वो एक यूथ ही में कंसिडर होता है। इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। मुझे फर्क नहीं पड़ता किसकी हुकूमत आती है, मुझे फर्क ये पड़ता है कि पाकिस्तान की अवाम को कैसा रिलीफ मिलता है, पाकिस्तान मजबूत होता है या नहीं होता। मुझे ये फर्क पड़ता है, मुझे किसी की हुकूमत से फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ऐसे ही चलेगा। ये बड़ी अच्छी ऐसी की है सरदार साहब ने कि ये सारा कुछ आपका सिस्टम रोल बैक होगा, इसके 4 पीस कर दिए जाएंगे, सब अपनी अपनी जगह रहेंगे। आपने इस्लामाबाद में रहना है, मैंने पिंडी में ही रहना है, सरदार साहब ने भी इधर ही रहना है, ठीक है। और ये बड़ी अच्छी बात की सरदार साहब ने कि अगर हम कहते हैं कि ये जैसे हमें बताते हैं कि जी वो धमाके हो रहे हैं, वो जी इतने टेररिस्ट पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं अफगानिस्तान से, इतने टेररिस्ट अब धमाका करेंगे, वो इस्लामाबाद में करेंगे, लाहौर में करेंगे, कराची में, सो एंड सो। बड़ी अच्छी बात है। अफगानिस्तान के साथ कितनी कंट्रियों के वो मिलते हैं बॉर्डर, ईरान, अजरबैजान, चाइना, रूस, वहां तो कहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसलिए ये पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल ठीक फरमाया सरदार आलमगीर साहब। आखिरी सवाल और इसके बाद प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। छोटी सी बात, जैसा कि राना इमरान शमस साहब ने बताया कि इस मुल्क के 4 टुकड़े करने के बारे में सोचा जा रहा है। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर इस मुल्क के 4 टुकड़े हो जाते हैं तो टुकड़े करने वालों ने, मैंने और आपने तो रहना ही रहना है, जो टुकड़े करने वाले उन्होंने कहाँ रहना है? छोटा सा जवाब सर, किसी ने ऑस्ट्रेलिया रहना है, किसी ने फिनलैंड रहना है, किसी ने आइसलैंड रहना है, किसी ने बेल्जियम रहना है।
उनको इस मुल्क से क्या, उनके जजीरे तो वहां पे हैं, उनके तो एकड़ है वहां पे। बिल्कुल। लो नाजरीन, आपने दूध का दूध और पानी का पानी देख लिया पाकिस्तान में क्या होता आ रहा है और होने जा रहा है। जैसा कि मैं अक्सर प्रोग्राम के एंड पे यही बात करता हूं, पाकिस्तान का मतलब क्या, जो कुछ लभदा जेब छुपा ते घर नूं जा। तब तक के लिए दीजिए मुझे और सरदार आलमगीर साहब, राना इमरान शमस साहब को इजाजत।